आज की हमारी बातचीत उस उलझन के बारे में है जिसका सामना हम सब, मुझे लगता है, रोज ही करते हैं। इंसानों को समझना। कभी कभी लगता है कि लोगों के व्यवहार में कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब कोई दोस्त है अचानक बात करना बंद कर देता है, या ऑफिस में कोई सहकर्मी छोटी सी बात पर भड़क जाता है। ये सब क्यों होता है? तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम बियॉन्ड द सर्फेस डिकोडिंग ह्यूमन बिहेवियर नाम की एक किताब से मिले कुछ बहुत ही गहरे विचारों पर बात करेंगे। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि उस बर्ताव की तह तक जाना है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस सतह के नीचे असल में चल क्या रहा है, शब्दों और एक्शन के पीछे की असली कहानी क्या है। चलिए एक बहुत ही आम अनुभव से शुरू करते हैं। सोचिए, किसी ने आपसे बस इतना कहा, क्या तुम वाकई यही पहन कर जा रही हो, या ये काम करने का तुम्हारा तरीका थोड़ा अलग है। अब सुनने में बहुत छोटी बातें हैं, है ना? लेकिन हो सकता है कि ये सुनकर आपका पूरा मूड खराब हो जाए। आपको लगे जैसे किसी ने आपकी काबिलियत पर या आपकी पसंद पर बहुत बड़ा हमला कर दिया हो। सवाल ये है कि एक मामूली सी बात में इतनी ताकत कहाँ से आई? स्रोत बताता है कि ताकत उस बात में नहीं है, वो हमारे अतीत की किसी गूंज में है। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। किताब का जो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा विचार है, वो ये है कि हम में से कोई भी आज में अकेला नहीं जीता। हर इंसान अपने साथ अपना पूरा अतीत लेकर चलता है। बचपन की यादें, पुराने डर, वो तारीफें जो कभी मिली नहीं, और वो गलतियां जिन्हें हम भूल नहीं पाए। ये सब मिलकर हमारे अंदर एक अदृश्य दुनिया बनाते हैं। हाँ, और लेखक इसे एक बहुत दिलचस्प नाम देते हैं, भावनात्मक गूंज या इमोशनल एको। भावनात्मक गूंज, वाह। उनका तर्क है कि जब कोई आज हमसे कुछ कहता है तो हम सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनते, हमारा दिमाग तुरंत उन शब्दों को अतीत की किसी मिलती जुलती घटना से जोड़ देता है। और हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो अक्सर वर्तमान की उस छोटी सी घटना के लिए नहीं होती, वो अतीत के उस बड़े जख्म की गूंज होती है। इसीलिए जैसा स्रोत में बताया गया है, ज्यादातर लोग जानबूझकर हमें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। वो असल में अपनी ही किसी पुरानी लड़ाई पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। जैसे एक व्यक्ति जिसे बचपन में हमेशा नजरअंदाज किया गया हो, जिसे अपनी बात कहने का मौका ही न मिला हो सकता है कि वो बड़ा होकर मीटिंग्स में या दोस्तों के बीच जरूरत से ज्यादा बोले। हाँ, होता है ऐसा। ऊपर से देखने पर लगेगा कि वो दूसरों को मौका नहीं दे रहा, लेकिन गहराई में उसकी बस एक ही कोशिश है कि इस बार कोई उसे अनसुना ना कर दे। उसकी वो लंबी चौड़ी बातें असल में सुने जाने की एक गुहार हैं। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब जिस सहकर्मी को हम अटेंशन सीकर समझ रहे हैं, हो सकता है वो बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि उसे हमेशा अदृश्य महसूस कराया गया है। अच्छा, इसी तरह जो इंसान बात बात पर गुस्सा हो जाता है, उसके बारे में क्या? बिल्कुल यही बात उस पर भी लागू होती है। जिसे बार बार दबाया गया हो, जिसका मजाक उड़ाया गया हो, उसके लिए गुस्सा एक ढाल की तरह काम करता है। वो ऊंची आवाज और आक्रामक तेवर का इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि कोई उसे दोबारा कमजोर समझने की हिम्मत ना करे। अच्छा, उसका गुस्सा आपके लिए नहीं है, वो उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने उसे कभी सम्मान नहीं दिया। तो जो व्यवहार हमें सतह पर बहुत अजीब या गलत लगता है, वो असल में उस इंसान के अतीत से निकला एक सुरक्षा कवच हो सकता है। ये समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर लोगों के व्यवहार को देखकर उन्हें जज करते हैं, लेकिन ये किताब हमें उनके व्यवहार के पीछे की वजह देखने के लिए कह रही है। चलिए इसी विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। असुरक्षा या इनसिक्योरिटी का इसमें क्या रोल है? मान लीजिए कोई है जो हर छोटी चीज को कंट्रोल करना चाहता है, हर प्लान को माइक्रो मैनेज करता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि ये असुरक्षा के काम करने का तरीके को बहुत अच्छे से दिखाता है। पहली नजर में ऐसा इंसान हमें कंट्रोल फ्रीक लगता है। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि उसे बस अपनी चलानी है। लेकिन स्रोत हमें एक अलग तस्वीर दिखाता है। हो सकता है कि उस इंसान ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा अनिश्चितता या केओस देखा हो, जहां चीजें अचानक हाथ से निकल जाती थीं और उसका नतीजा बहुत बुरा होता था। अब बड़े होने पर उसका दिमाग किसी भी तरह की अनिश्चितता को एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखता है। उसके लिए अगर डिनर का प्लान जरा सा भी बदलता है या कोई चीज उसकी जगह पर नहीं मिलती, तो उसे अंदर से एक घबराहट होती है। उसे लगता है कि चीजें फिर से हाथ से निकल रही हैं, दुनिया फिर से बिखर रही है। उसका वो कंट्रोलिंग व्यवहार दूसरों पर हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि अपनी दुनिया को बिखरने से बचाने की एक बेचैन कोशिश है। तो ये कंट्रोल असल में डर से पैदा हो रहा है, ताकत से नहीं। और आपने दिमाग की बात की, तो क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? हाँ,
और यहीं पर ये किताब बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेखक बताते हैं कि ऐसा हमारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से अमिगडाला की वजह से होता है। अमिगडाला। जी, अमिगडाला हमारे दिमाग का इमोशनल प्रोसेसर या कह सकते हैं कि खतरे का अलार्म सिस्टम है। इसका काम पैटर्न पहचानना है। अगर अतीत में किसी खास स्थिति में आपको खतरा महसूस हुआ था तो अमिगडाला उस पैटर्न को याद कर लेता है। अब मुश्किल यह है कि अमिगडाला बहुत शक्तिशाली है लेकिन बहुत स्मार्ट नहीं है। वो पैटर्न तो पहचानता है लेकिन संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट नहीं समझता। अच्छा। इसलिए अगर बचपन में पिता के ऊंची आवाज में बोलने का मतलब था कि अब डांट पड़ेगी, तो बड़े होने पर ऑफिस में बॉस की जरा सी ऊंची आवाज भी आपके अमिगडाला को एक्टिवेट कर देगी। आपका शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया देगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, हाथ ठंडे पड़ जाएंगे, जैसे अब आज भी वही छोटे बच्चे हों। दिमाग असली और काल्पनिक खतरे में फर्क नहीं कर पाता। तो मतलब दिमाग का ये हिस्सा एक तरह का ट्रिगर हैप्पी सिक्योरिटी गार्ड है। वो हर साये को चोर समझ लेता है क्योंकि एक बार सच में चोरी हुई थी, और इसीलिए लोग बिना किसी ठोस वजह के अचानक डिफेंसिव हो जाते हैं या शांत पड़ जाते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। वो उस पल में मौजूद खतरे पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते, वो अतीत के किसी खतरे की याद पर, उसकी गूंज पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। और ये हमें उस बात पर वापस लाता है जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, कि कैसे एक छोटा सा मजाक या एक हल्की सी आलोचना हमें कितनी गहरी चोट पहुंचा सकती है। अब मैं इसे बेहतर तरीके से जोड़ पा रही हूँ। वो शब्द सिर्फ एक चिंगारी का काम करता है और हमारे अंदर पहले से जो बारूद जमा है, वो भावनात्मक गूंज, वो अमिगडाला की पुरानी यादें, उसमें आग लगा देता है। बिल्कुल। लेखक इसे ऐसे समझाते हैं कि उस पल में आप सामने वाले इंसान से लड़ ही नहीं रहे होते। आपकी लड़ाई तो अपने अतीत की उस आवाज से होती है जिसने आपको पहली बार बेवकूफ या नकारा महसूस कराया था। सामने वाला इंसान तो बस एक एक्टर बन जाता है जो अनजाने में आपके दिमागी नाटक का एक पुराना डायलॉग बोल रहा है। और यही रिश्तों में होने वाली सबसे ज्यादा गलतफहमियों की जड़ है। हम सुनते कुछ हैं और समझते कुछ और हैं। हम सामने वाले के शब्दों को अपने अतीत के चश्मे से फिल्टर करके उसका मतलब निकालते हैं और फिर उस मतलब पे प्रतिक्रिया देते हैं। पार्टनर शायद बस ये पूछ रहा हो कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि रास्ता यही है, लेकिन हमें सुनाई देता है तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम हमेशा गलत होते हो। हाँ, ये तो बहुत होता है। क्योंकि शायद बचपन में हमें यही सुनाया गया था। ये सब समझना तो ठीक है, लेकिन ये सुनकर थोड़ी निराशा भी होती है। अगर हम सब अपने अतीत के इतने गुलाम हैं और हमारा दिमाग इस तरह से बना है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम हमेशा इन भावनात्मक गूंजों के कैदी बने रहेंगे? स्रोत क्या इस बारे में क्या कहता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और अच्छी बात यह है कि स्रोत हमें सिर्फ समस्या नहीं बताता बल्कि समाधान की तरफ भी इशारा करता है। सबसे पहला कदम जो सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है, वो है लोगों पर लेबल लगाना बंद करना। लेबल लगाना, जैसे ये तो है ही गुस्सैल या ये तो हमेशा लेट आती है, इस तरह। हाँ बिल्कुल। किताब का एक मुख्य तर्क ये है कि जब हम किसी पर लेबल लगाते हैं तो हम उसकी पूरी शख्सियत को उसके एक व्यवहार से परिभाषित कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि वो इंसान स्थायी रूप से ऐसा ही है, लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं होता। वो जो व्यवहार हमें दिख रहा है वो अक्सर किसी खास परिस्थिति या किसी खास ट्रिगर का नतीजा होता है। सही बात है। जो इंसान आज शांत है वो कल किसी दूसरी स्थिति में आक्रामक हो सकता है। जब हम कहते हैं ये तो है ही ऐसा, तो हम उस इंसान को बदलने या उसे समझने की सारी संभावनाएं खत्म कर देते हैं। हम एक जिंदा इंसान को एक पत्थर की मूर्ति बना देते हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन क्या इससे किसी के गलत व्यवहार को हमेशा जायज ठहराने का खतरा नहीं बढ़ जाता कि अरे उसने गुस्सा किया तो क्या हुआ, जरूर उसके अतीत में कुछ हुआ होगा? हम जिम्मेदारी कैसे तय करेंगे? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और लेखक इस पर बहुत स्पष्ट हैं। किसी के व्यवहार के पीछे की वजह को समझना उसे सही ठहराना नहीं है। अच्छा। समझना और माफ कर देने में फर्क है। समझने का मकसद सामने वाले को उसके व्यवहार की जिम्मेदारी से मुक्त करना नहीं है, बल्कि खुद को उस व्यवहार के भावनात्मक असर से मुक्त करना है। जब आप समझते हैं कि सामने वाले का गुस्सा आप पर नहीं बल्कि उसकी अपनी किसी लड़ाई पर निर्देशित है, तो आप उसे व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। हाँ। आप उसके गुस्से का शिकार बनने की बजाय उसके दर्द के एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। इससे आपको शांति मिलती है और आप ज्यादा समझदारी से प्रतिक्रिया दे पाते हैं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो पहला कदम है लेबल हटाना, और दूसरा एक खास तरह के सुनने की बात करिए जिसे रिफ्लेक्टिव लिसनिंग कहते हैं। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। जी,
इसका मतलब है किसी की बात को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उसे समझकर उसे वापस उस तक पहुंचाना, ताकि उसे ये एहसास हो कि उसे सही में सुना और समझा गया है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये सुनने में थोड़ा जटिल लग रहा है। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कहता है, मैं इस प्रोजेक्ट से तंग आ गया हूँ, कोई मेरी मेहनत की सराहना ही नहीं करता। ज्यादातर लोग जवाब में सलाह देने लगते हैं, जैसे तुम बॉस से बात क्यों नहीं करते। हाँ, या अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल, लेकिन रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में आप कहेंगे, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत निराश हो क्योंकि तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारी मेहनत को कोई देख नहीं रहा। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? अच्छा, तो इसमें आप सलाह नहीं दे रहे हैं, आप बस उसकी भावना को पहचान कर उसे वापस बता रही हैं। बिल्कुल, और ऐसा करने से जादू जैसा असर होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस इंसान को 2 सबसे कीमती तोहफे देते हैं। पहला, आप उसे ये महसूस कराते हैं कि वो अकेला नहीं है। दूसरा, आप उसे महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। और जैसा कि स्रोत बार बार जोर देता है, महत्वपूर्ण महसूस करना इंसान की सबसे गहरी भावनात्मक जरूरतों में से एक है। ज्यादातर लोग बुरे नहीं होते, वे बस अपनी लड़ाइयों से, अपनी असुरक्षाओं से थके हुए होते हैं। वे बस चाहते हैं कि कोई उन्हें बिना जज किए सुने और समझे। और जब कोई उन्हें ये देता है तो उनका डिफेंस सिस्टम, उनका एमिगडाला, वो शांत हो जाता है और असल बातचीत की गुंजाइश बनती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि इंसानी व्यवहार एक आइसबर्ग की तरह है। हमें सतह पर सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसका एक्शन या उसके शब्द दिखते हैं, लेकिन असली वजह वो विशाल हिस्सा सतह के नीचे छिपा है। उसका अतीत, उसके डर, उसकी जरूरतें और उसकी भावनात्मक गूंजें। बिल्कुल, और जब हम इस गहराई को समझने की कोशिश करते हैं तो ना सिर्फ हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि हम दुनिया को ज्यादा हमदर्दी और कम गुस्से से देखना शुरू कर देते हैं। और इसी सोच के साथ ये किताब हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। ये सवाल हमें अपनी तत्काल प्रतिक्रिया देने की आदत से रोककर एक पल सोचने का मौका देता है। अगली बार जब कोई आपके साथ अजीब, गलत या समझ से बाहर व्यवहार करे तो तुरंत भड़कने या दुखी होने से पहले एक पल के लिए रुकें और खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये इंसान वाकई मुझसे लड़ रहा है या ये अपने अंदर की किसी पुरानी लड़ाई से जूझ रहा है।